इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और अगर आप इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप लोगों को भी इंडियन बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो, आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? ग्रो आपको एक सिंपल, क्लीन और इंट्यूटिव इंटरफेस देता है जो शायद आपने अभी तक कहीं भी एक्सपीरियंस ना किया हो। आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को वहां पे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू भी दिख जाएगा। और मुझे सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? म्यूचुअल फंड सेल करते समय आपको क्लियरली एग्जिट लोड बताया जाता है, टैक्स इंप्लीकेशन बताया जाता है, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। और आपको पता है, चाहे आईपी हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे ईटीएफ्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, आप सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस एक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से ग्रो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन गया है विद मोर देन 1 करोड़ एक्टिव यूजर्स। अगर आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ग्रो के साथ करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना चाहिए। क्या आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं? अगर हाँ, तो आप इन दोनों के अंदर में से किसी ना किसी एक फंड में जरूर होंगे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अगर ना, तो आप फ्लेक्सी कैप में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। एंड यस, अगर आप लोग एक इन्वेस्टर हैं जो भी अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं और आपको पता चला कि भाई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे अच्छी होती है, तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि कौन से फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम दो फ्लेक्सी कैप, दो धुरंधर फ्लेक्सी कैप्स को उठाएंगे, उनके आसपास जो भी हमारे पास डेटा है उसको कंपैरिजन में लेके आएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह के व्यक्ति के लिए इनमें से कौन सा फ्लेक्सी कैप जो है वो बेस्ट है। मैं आपसे आज बात करने वाला हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जो कि एकदम ओजी म्यूचुअल फंड बन चुका है अपनी कैटेगरी का, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के बारे में जो इस ओजी को चैलेंज कर रहा है। राइट, तो आप लोगों ने क्या करना है? पूरा वीडियो एंड तक देखना है, नोट्स बनाने हैं, सुनना है, पार्टिसिपेट करना है और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। यहाँ पे जितने पैरामीटर्स आपके सामने लेके आऊँगा एक्सेल शीट के ऊपर, आपने बताना है कि आप क्या सोचते हैं उन पैरामीटर्स के ऊपर, और अगर आप होते तो आप कौन सा फ्लेक्सी कैप जो है वो सिलेक्ट करते। राइट, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ जो भी यहाँ पे बोलूँ उसको आपको समझाने की भी कोशिश करूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूँ तो मैं ज़रूर उस पर 1 मिनट चर्चा कर दूंगा कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है, तो आपको एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट भी मिलता जाएगा। राइट, एंड यस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 555 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने का मैं आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करूंगा। बस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर 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 लिख दीजिएगा और जितना एंड तक आप लोग हमारे साथ बने रह सकते हैं उतना एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज होने वाला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वर्सेस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। चलिए शुरू करते हैं। सो जो दो आपने नाम लिए हैं, दो फ्लेक्सी कैप के नाम, सो दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं। राइट, जब हम फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो दोनों का नाम आगे आता ही है और दोनों ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, बट स्टिल हाउ टू डिसाइड कि क्या हमें चूज करना चाहिए। राइट, दोनों फंड्स को बारे में कुछ बोलने से पहले मैं बता दूं कि जब भी मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ाता हूं, राइट, हम सबसे पहली कैटेगरीज पर रिसर्च करते हैं, फ्लेक्सी कैप होती है। और हमेशा ये दोनों फ्लेक्सी कैप जो है लाइमलाइट में रहे हैं। इवन हमारी हर वर्कशॉप का रिजल्ट ये निकलता है कि अगर फ्लेक्सी कैप में करना है तो ये दो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। लेकिन जैसी दो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं तो कन्फ्यूजन भी सामने आ जाती है कि कौन सी फंड को जो हम चूज़ करें, और आज हम उसी को जो है वो कोशिश करेंगे यहाँ पे एड्रेस करने की। इस वीडियो में जो भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें सबको पता है कि हम म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड रेगुलर। हम लोग डायरेक्ट वाले ऑप्शन के सारे जो है वो फिगर्स उठाने वाले हैं। तो जो भी मैं रिटर्न्स की बात करूंगा या कोई भी मैं पैरामीटर की बात करता हूँ तो वो हमेशा हम लोग डायरेक्ट वाले की लेके चल रहे होंगे। चलिए अब ज़रा चलते हैं अपनी शीट पे जो हम लोगों ने बनानी शुरू करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। सो वी हैव पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। मैं यहाँ पे बड़े अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है ना, शीट हमारी अच्छी बननी चाहिए। फ्लेक्सी कैप, अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ना, अगर मैं देखूँ किसी भी दो म्यूचुअल फंड को कंपैरिजन करने के लिए, सो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वृंदा रोलिंग रिटर्न्स। राइट, मैं देखता हूँ, हाँ, रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। आप ऐसा समझिए कि जब हम लोग किसी वेबसाइट पर जाके म्यूचुअल फंड के नॉर्मल रिटर्न्स देख रहे होते हैं तो वो ट्रू पिक्चर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मार्केट 2-3 साल बहुत अच्छा चली होती और आप पिछले 5 साल का CAGR देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नजर आएगा, हर फंड का बहुत अच्छा नजर आएगा। राइट, लेकिन हम इन्वेस्टर्स की, हर इन्वेस्टर की एंट्री और एग्जिट डेट अलग हो सकती है। इसलिए
मेरा वेबसाइट पे शो होने वाले CAGR, जिसे हम ट्रेलिंग रिटर्न्स बोलते हैं, ट्रेलिंग रिटर्न से ज़्यादा फोकस हमेशा रहता है रोलिंग रिटर्न्स पे। रोलिंग रिटर्न्स आपको ये बताते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एंट्री डेट और एग्जिट डेट, अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड होते तो आपको कितने रिटर्न्स बनते। मैं इसको और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक 10 साल का पीरियड चूज़ करूँगा, लेट अस से 1 जनवरी 2014 से लेके आज तक का जो भी मैंने एक पीरियड चूज़ कर लिया, ठीक है, 1 जनवरी 2014 से लेके आज तक का मैंने एक पीरियड चूज़ कर लिया। अब इस लंबे पीरियड में मैं अपनी इक्विटी इन्वेस्टिंग को ये मानता हूँ कि मैं मिनिमम 5 साल के लिए मेरे पास पैसा होता है तभी मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ। अब इस लंबे पीरियड में मैं किसी भी 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करता, 1 जनवरी 2014 से लेके आज की डेट तक मैं अगर किसी भी 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो मुझे क्या रिटर्न्स मिलने की संभावना थी, राइट। मैं वो देखूंगा अपने रोलिंग रिटर्न्स के थ्रू, और इसी की बेसिस पे जो है अपना सारा का सारा हम लोग जो है वो कंपैरिजन करने वाले हैं, राइट। अब अगर मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रोलिंग रिटर्न्स देखूं तो मैं रोलिंग रिटर्न में भी पता है क्या कंसिडर करूंगा। मैं एक चीज़ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं रोलिंग रिटर्न में भी सिर्फ मिनिमम रिटर्न्स को कंसिडर कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूँ। मिनिमम रिटर्न्स क्या मतलब, आपको बेकार से बेकार कितने रिटर्न्स मिलते हैं, बेकार से बेकार। मान लीजिए आप जो पीरियड लिया है हमने वो लिया है 1 जनवरी 2014 से लेके आज तक का, जो हमने रोलिंग पीरियड लिया वो है 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स हम लोग देख रहे हैं, राइट। और हम ये देख रहे हैं कि बेकार से बेकार रिटर्न कितने मिलते हैं। अभी बेकार से बेकार रिटर्न मिलने का क्या लॉजिक है, मैं क्यों ये देखने की कोशिश करता हूँ। मेरे को लगता है कि यार मैं ना ये देखूँ कि वर्स्ट पीरियड में मेरे साथ क्या होने वाला है, राइट। तो वर्स्ट पीरियड में अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की अगर मैं वर्स्ट पीरियड की बात करूँ, अगर मैं 5 साल के इनके वर्स्ट पीरियड में अटक जाता तो शायद मेरा रिटर्न 4.09% के आसपास जो है वो बनता, ठीक है जी, 4.09, बस इतना कम, राइट। लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप में क्या होता, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। HDFC फ्लेक्सी कैप में अगर मैं वर्स्ट पीरियड में अटक जाता तो वो -1.82% के आसपास होता, राइट। सो आप, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, एक तो रोलिंग रिटर्न्स डिफरेंट है आपके ट्रेलिंग रिटर्न से। ट्रेलिंग रिटर्न आपको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न दिखाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप इन्वेस्ट करते उन्हीं दोनों सेम पॉइंट्स पे तो कितना रिटर्न बनता। बट हम सबका एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट अलग हो सकता है, तो इसलिए हम रोलिंग रिटर्न कंसिडर कर रहे हैं। और रोलिंग रिटर्न भी हम 1 जनवरी 2014 से लेके आज तक के पीरियड में 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न हम लोग जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, और उसमें भी हम मिनिमम रिटर्न उठा रहे हैं। यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ऐसा भी हो सकता था कि आप 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहे। सुनने बड़ा डर वाली बात लगती है, अगर वो वर्स्ट 5 ईयर्स होते, वर्स्ट 5 ईयर्स, तो आपके 4.09% के रिटर्न जो है बनते। याद रखिए बीच में कोविड भी आया था और सारी चीज़ें भी हुई थी। और HDFC फ्लेक्सी कैप की अगर मैं बात करूँ तो वो -1.82% रिटर्न बनते। और इसलिए बोलते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास जो पेशेंस होने चाहिए ना, वो स्टील से बने हुए होने चाहिए, राइट। अच्छा, अब इससे हमारे इन्वेस्टर्स डीमोटिवेट ना हो जाएं, मैं यहाँ पे ना एवरेज की भी बात कर लेता हूँ कि एवरेज रिटर्न जो है वो एवरेज रोलिंग रिटर्न कितना बनता है, एवरेज रोलिंग रिटर्न। अगर मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करूँ, वही 1 जनवरी 2014 से मैं शुरू कर रहा हूँ और 5 साल का रोलिंग रिटर्न मैं देख रहा हूँ। अगर मैं पराग पारिक की बात करूँ तो यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न बनता है वो बनता है 19.47, राइट, % ऑब्वियसली, ठीक है जी। एंड HDFC की अगर मैं बात करूँ तो HDFC में यही रिटर्न होता है लगभग 16.15, राइट, 16.15%। इसको मैं परसेंटेज में कर देता हूँ ताकि हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो ठीक चलती रहे, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा 4.09%, ओके। सो दीज आर दी फिगर्स जो जहाँ से मैं शुरुआत करता दोनों फंड्स को कंपैरिजन करने की। अब यहाँ पे ना मैं एक बात पहले ही बोलना चाहता हूँ कि यार अभी रोलिंग रिटर्न्स देख के ना आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओह बस पराग पारिक के बेस्ट है, कर दो इन्वेस्ट, राइट। यूजुअली लोग ये कर जाते हैं कि एक पैरामीटर देखा, बाकी सब इग्नोर कर दिया। यस, ये गलत होगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। और क्यों गलत होगा, हम आने वाली वीडियो में अभी आपको बताएंगे साथ साथ। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि यस, रोलिंग रिटर्न्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के लंबे समय में आप देखेंगे तो बेटर है। मैंने लंबा समय क्यों लिया है, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो मिनिमम 5 से 7 साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, तो 5 से 7 साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे। और मैंने 1 जनवरी 2014 से क्यों पकड़ा, क्योंकि लगभग इसी के आसपास 2013 में शायद कैटेगरी की शुरुआत हुई थी, राइट। और ये सब फंड्स जो है फ्लेक्सी कैप जो है वो उसी टाइम पे आए थे। आप चाहें तो अलग पीरियड ले सकते हैं, और हो सकता है शॉर्ट पीरियड्स में शायद HDFC का रोलिंग रिटर्न ज़्यादा आ रहा हो, पराग पारिक का कम आ रहा हो। मैंने जो पीरियड लिया मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ। 1 जनवरी 2014 से लेके हमने रोलिंग रिटर्न्स लिए 5 ईयर्स के, ओके। एक बात और, ये डेटा हमने उठाया advisorkhoj.com से, तो वेबसाइट मैंने बता दी, आप लोग जाके मैच भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये डे टू डे बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। ये हम जिस दिन शूट कर रहे हैं उस दिन का डेटा जो है आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया जिसको मैं देखता हूँ कि भाई रोलिंग रिटर्न्स में सबसे पहले देखूंगा किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, और उसमें क्लियरली दिख रहा है कि लंबे समय में या लंबी अवधि में आप बोल सकते हो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो
जीत रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी फंड में इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि भी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल। सो आपने ये तो बता दिया कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने क्या रिटर्न्स दिए, रोलिंग रिटर्न्स उनके क्या रहे, इवन HDFC के क्या रहे, राइट। बट अगर हम कैटेगरी देखें, लाइक फ्लेक्सी कैप इक्विटी कैटेगरी देखें, तो वहां पे क्या रिटर्न्स रहे थे? यस, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे आपको नजर आएगा कि कोई भी अगर आपने ढंग का फंड चूज कर लिया है, तो अगर आप वो कैटेगरी से जीत रहे हैं तो आप जीत रहे हैं, राइट। अभी मैं आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के रिटर्न बताता हूँ। तो यहाँ मिनिमम रिटर्न जो थे वो थे लगभग -3.69%, राइट। और एवरेज रोलिंग रिटर्न जो है वो यहाँ पे निकले थे 11.74%, राइट। सो इन एनी केस दोनों फंड्स क्लियरली अपनी कैटेगरी को बीट कर रहे हैं, और इसलिए दोनों फंड्स पॉपुलर भी हैं, राइट। तो आपको कैटेगरी से अगर कंपैरिजन करेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत जो है यहाँ पे नजर नहीं आ रही। दोनों फंड्स जो है बड़े आराम से आपको जीतते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा रिटर्न्स की बात। मैंने ट्रेलिंग रिटर्न्स लेते हुए मैंने रोलिंग रिटर्न्स लेना प्रेफर किया, और कैटेगरी से हमने कंपेयर कर लिया। दोनों फंड्स जो है वो कैटेगरी को बीट करते हुए आ रहे हैं, राइट। हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर पे बढ़े। इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो ये कि हम लोग आपको म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करना सिखाते हैं। ऐसे ही एक कैटेगरी को पकड़ के उसमें से बेस्ट फंड्स कैसे निकालने हैं आप खुद सीख सकते हैं, DIY कर सकते हैं, राइट। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप मुझे 4-5-6 घंटे देंगे, मैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार हूँ। कैसे? आपको एक वेबसाइट है हमारी, उस पर जाना है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उस पर आपने कोड यूज़ करना है HNY26, आपको 26% ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ 1400 रुपीज़ के आसपास की आपकी जो है फीस है, और उसमें मैं आपको सिखाता हूँ। याद रखिए, हम कोई टिप्स वगैरह नहीं देते हैं। मैं खुद भी स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट या ट्रेड या फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह नहीं करता हूँ। आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड आई रिकमेंड कि आप लोग सब लर्न करके ही जो है वो इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ये कोड अब कुछ ही दिनों के लिए वैलिड है, क्योंकि हमने न्यू ईयर पर निकाला था, तो जाके इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। HNY26 एंड यू विल गेट 26% ऑफ फ्लैट, ओके। अब चलते हैं अपने आगे के डिस्कशन पे और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है। हाँ जी, बताइए। राइट। सो आपने एक पैरामीटर बता दिया, रोलिंग रिटर्न्स हमें देखने होते हैं। हाँ जी। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पैरामीटर जो इन्वेस्टर्स को कंसिडर करना चाहिए? नेक्स्ट पैरामीटर मेरे हिसाब से वृंदा आना चाहिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा है कि वोलेटिलिटी कितनी है आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में। बहुत सिंपल शब्दों में बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो मैं अपने शब्दों को चुनाव ऐसे कर रहा हूं कि आम आदमी सुन के समझ जाए। बहुत सरल भाषा में कि देखो भाई, आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न कितने ऊपर नीचे हो सकते हैं उसके एवरेज रिटर्न से, बस इतना समझ लो। शायद इसमें टेक्निकली कुछ मिस्टेक हो, बट एक आम आदमी के लिए बहुत है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम हो उतनी अच्छी होती है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आपका म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा भी रिटर्न दे सकता है, कभी बहुत कम भी रिटर्न दे सकता है कभी। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आई वांट मेरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखे, कंसिस्टेंसी ज़्यादा दिखे। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर करता हूँ इन्हीं दोनों फंड्स की, दैट इज़ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की और HDFC फ्लेक्सी कैप की, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज़ 8.1 और HDFC फ्लेक्सी कैप की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ 10.36, राइट। इस तरीके से यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम है। इसका मतलब ये लेस वोलेटाइल है, ये ज़्यादा कंसिस्टेंट, ज़्यादा स्मूथ रिटर्न्स जो हैं वो देता है अपने इन्वेस्टर को इन कंपैरिजन टू दी HDFC फ्लेक्सी कैप। अब फिर से इतनी बातें होने के बाद भी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बस अब तो पराग पारिक में जा ही रहा हूँ, अभी भी आप गलत है। रुकिए, सुनिए, एक थॉट प्रोसेस बनाने की कोशिश कीजिए। हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है, हमें समझ आ रहा है, ठीक है जी, बढ़िया है। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की आ गई है, रोलिंग रिटर्न्स दोनों के आ गए, लेकिन कंक्लूजन नहीं आया है अभी तक। राइट। सो आपने 2 पैरामीटर्स बताए। एक और चीज़ ना बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है कि अल्फा ज़रूर देखना चाहिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप देखते हो या नहीं देखते? क्या रहता है? ऑनेस्टली मैंने आज तक किसी म्यूचुअल फंड के रिसर्च में इवन ना सिखाया ना खुद देखा कभी कि अल्फा क्या होता है, राइट। मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वाई? अल्फा आम भाषा में आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न निकाल पाया, बट वो अल्फा ना आउटकम है, वो प्रोसेस नहीं है। वो इस प्रोसेस का आउटकम है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा है, अल्फा तो जनरेट होगा ही, राइट। मतलब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा है, यानी कि हम ऐसे फंड सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे फंड मैनेजर का स्किल अच्छा है। अब फंड मैनेजर का स्किल अच्छा है तो अल्फा जनरेट होगा, तो अल्फा इज द आउटकम। पता नहीं, मैं बहुत इसको बड़ा काउंटर इंट्यूटिव देखता हूँ। पीपल स्टार्ट विद अल्फा कि भाई इस फंड ने कितना अल्फा दिया। मेरे को अल्फा वर्ड समझ ही नहीं आता, मैं कहता हूँ कि देखना ही नहीं है मुझे अल्फा। अगर मैंने फंड से सेलेक्ट किया तो अल्फा जनरेट कर ही देगा, राइट। तो मैं अल्फा बिल्कुल बात नहीं करता, बल्कि मेरे पास एक और ऐसा पैरामीटर है जो मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट पैरामीटर है, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। हाँ, वो है
मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड। मैं इन पे बहुत इस ऐसे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, राइट। सो मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड, राइट। ये क्या होता है? ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है मेरे लिए। सो इसमें क्या होता है, पहले तो कैप्चर रेशियो समझते हैं क्या होता है। कैप्चर रेशियो बेसिकली आम भाषा में ये कि आपका फंड मार्केट की मूवमेंट को कितना कैप्चर कर पाया। मार्केट की मूवमेंट दो तरफ हो सकती है, अपसाइड और डाउन साइड। एक होता है मार्केट कैप्चर रेशियो अपसाइड, एक होता है मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड। मार्केट कैप्चर रेशियो अपसाइड का मतलब क्या है कि अगर आपके बेंचमार्क में लेट अस से 100% मूवमेंट हुई, 100% ना लेके बोलूँगा, लेट अस से आपके बेंचमार्क में 10% मूवमेंट हुई, तो आपके म्यूचुअल फंड में कितनी परसेंट मूवमेंट हुई? मान लेते हैं बेंचमार्क बढ़ा 10% और म्यूचुअल फंड भी जो है वो बढ़ा 10%, तो मैं बोलूँगा मार्केट कैप्चर रेशियो अपसाइड इज 100%, यानी आपका म्यूचुअल फंड मार्केट के अपसाइड को 100% कैप्चर कर लेता है, क्योंकि 10 और 10। लेकिन अगर मार्केट में आपके म्यूचुअल फंड में आपके बेंचमार्क में मूवमेंट हुई लेटर से 10% और म्यूचुअल फंड के अंदर मूवमेंट हो गई लेटर से 12%, तो आपका मार्केट कैप्चर रेशियो अपसाइड हो गया 120%, यानी आपका म्यूचुअल फंड मार्केट के अपसाइड को 120% पकड़ लेता है, राइट। वो 10% बढ़ता है तो 12% बढ़ता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर लेटर से आपका जो म्यूचुअल फंड है अपसाइड दिया उसने, बेंचमार्क ने अपसाइड दिया 10% और म्यूचुअल फंड ने दिया 8%, राइट। तो इसका मतलब बोलूँगा कि आपका जो मार्केट कैप्चर रेशियो अपसाइड है वो है 80%, राइट। अब सुनने पता कैसा लगता है, अरे वाह बहुत सिंपल है, हायर द मार्केट कैप्चर अपसाइड रेशियो बेटर इट इज। लेकिन ऐसा है नहीं, बिलीव मी ऐसा है नहीं। आपको ये समझना है कि दिस इज अगेन वन ऑफ द एलिमेंट्स। मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ कि हाई मार्केट अपसाइड कैप्चर रेशियो वाले म्यूचुअल फंड हार जाते हैं उन म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में जो लो मार्केट कैप्चर अपसाइड रेशियो रखते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर किसी का 120% है और किसी का 80% है, तो ज़रूरी नहीं है कि 120% वाला जीत रहा होगा। इट इज़ पॉसिबल एंड इट हैज़ हैपेंड कि भाई 80% वाला जो है वो जीत के ले जाएगा। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए अब आते हैं मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड पे। तो अपसाइड तो मैंने आपको बता दिया, अब डाउन साइड क्या है? अगेन बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको ताकि आम आदमी भी समझ पाए। एक आपका जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क की डाउन साइड को कितना परसेंट कैप्चर कर पाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेंचमार्क गिरा 10%, आपका म्यूचुअल फंड गिरा 10%, तो मार्केट कैप्चर डाउन साइड रेशियो कितना हो गया? 100%, राइट। क्योंकि 10 जितना वो गिरा इतना ये गिरा, 100% कैप्चर कर लिया। बेंचमार्क गिरा 10%, आपका म्यूचुअल फंड गिर गया 12%, 120%, क्योंकि जितना आपका बेंचमार्क गिरा उससे ज़्यादा गिरा, उससे 20% ज़्यादा गिरा हमारा म्यूचुअल फंड। ओके, और अगर बेंचमार्क गिरा 10%, ये गिरा 8%, तो हमारे लिए क्या बोला जाएगा कि भाई इसके में सबसे बेटर क्या हो गया हमारे लिए? मतलब ये 80% के आसपास का मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड जो है वो हो गया। अब ये मेरा फेवरेट क्यों है? पता है क्या है कि हमने एक वीडियो बनाई थी प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो बहुत बहुत ज़्यादा चली वो वीडियो। बहुत लोगों ने, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था वीडियो बनाते हुए क्योंकि देखेगा नहीं, बट काफ़ी लोगों ने देखी एंड उम्मीद करता हूँ हमारे ऑडियंस, जो पुराना ऑडियंस है उसने भी देखी। उसमें आपको एक सिंपल प्रिंसिपल पे हमने बात करी थी, और मैं आपको एक सिंपल प्रिंसिपल बता रहा हूँ। आपका इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए कि आप अपने कैपिटल की इरोजन को बचाएं, आप अपने कैपिटल को घटने से बचाएं, आप अपने डाउन साइड ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, रिस्क पे ज़्यादा ध्यान दें, रिटर्न पे नहीं। और हम लोग करते क्या है, हमारा पहला फोकस रिटर्न पे होता है कि रिटर्न कितना दिया भाई। हम रिस्क पे अगर ध्यान देंगे ना तो वहाँ आपको हमेशा जो है अपना पैसा बचा पाएंगे। अब इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना, रिस्क पे ध्यान देना तो एफडी करा लो, नहीं, हमें इन्फ्लेशन को बीटना, वो इन्फ्लेशन को बीट करना वो भी हमारा एक रिस्क है, तो हमें उस रिस्क पे भी ध्यान देना है। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बहुत सिंपल है, मार्केट कैप्चर डाउन साइड, मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और है ना, बड़ी बड़ी अमेजिंग फाइंडिंग्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, राइट। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार के लिए, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। अभी हम इसमें क्या करेंगे ना, हम मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड अलग अलग पीरियड्स के लिए निकालते हैं। पहले हम 3 ईयर्स के लिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 ईयर्स के लिए अगर मैं देखूँ तो पराग पारिक का जो है वो कितना आ रहा है? 23, राइट। एंड दिस इज मुझे ऐसा लगता है, और HDFC का कितना आ रहा है? 57। तो अब यहाँ पर फ़र्क देखिए, ऐसा लगता है कि भाई पराग पारिक वाले क्या चला रहे हैं कि अगर बेंचमार्क गिरता है 10% तो ये गिरते हैं सिर्फ 2.3%, राइट। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इनकी कैश पोजीशंस और इनके वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल, 2 चीज़ें हैं, राइट।
और अगर सच में आप मुझसे पूछोगे एक बात बताओ दोनों में से क्या एक ही बात है, वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल, क्योंकि कैश पोजीशंस भी ना वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल की वैसे ही इन्होंने बना रखी हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे देयर वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच इज लीडिंग टू दिस यस मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड 23 5 अगर 3 इयर्स में देखें। अब यही चीज़ अगर मैं 5 ईयर्स के लिए डालना शुरू करता हूँ ना, अगेन ये सारा डेटा हमने advisorcoach.com से उठाया है, राइट। 5 ईयर्स के लिए अगर मैं डेटा डालना शुरू करता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि 5 ईयर्स का डेटा HDFC का आ रहा है अगेन 57, राइट, और पराग पारिक का आ रहा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का आ रहा है अराउंड 54। ओके, अब यहाँ पे कंक्लूजन बनने लगेगा कि ओके सो HDFC इज मोर कंसिस्टेंट, राइट। रुकिए, ठहरिए, वो मेरे को ना मीम चलाना है, रुको बेटा रुको, अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर हम आते हैं 10 ईयर पे, राइट। अगर मैं 10 ईयर पीरियड का देखता हूँ, 10 ईयर्स का अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो अगेन HDFC का आ रहा है 98, राइट, सॉरी HDFC का आ रहा है 98 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का यहाँ पे आ रहा है 10 ईयर्स का 51। ये सारे फिगर्स आप लोग चेक भी कर सकते हैं, कोई गलती हो तो हमें नोटिफाई करा दीजिएगा, हम भी इंसान है भाई, इससे पहले ट्रोल करो, हमें नोटिफाई करा देना यहाँ पे, ठीक है ना, हम कॉमेंट में उसको करेक्ट कर देंगे। एनीवेज, अब ये डेटा आपको क्या दिखाता है कि आप अगर ध्यान से देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मुझे ज़्यादा कंसिस्टेंट लग रहा है एज फार एज मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगर हम उसकी मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड को पकड़ के चलें, और आपको पता है यहीं से मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ, अल्फा सिर्फ और सिर्फ रिस्की स्टॉक्स में, हाई वैल्यूएशन स्टॉक में, ग्रोथ में इन्वेस्ट करके नहीं बनता। अल्फा मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड को नीचे रख के भी बन सकता है। इसका एक सिंपल आपको मैं एक थॉट देता हूँ, जब डाउनफॉल में आपका कैपिटल कम गिरता है ना, तो मार्केट जब बढ़ेगी उस समय आपका कैपिटल ज़्यादा होता है, राइट। आपका कैपिटल अगर 100 था और वो 100 से सिर्फ 98 हुआ और मार्केट वहां से 10% बढ़ी, तो अब आप 98 से 10% बढ़ोगे, ओके। लेकिन अगर आपका कैपिटल ज़्यादा गिरता है, मान लो आपका कैपिटल 100 था और वो 90 हो गया, तो आप 90 से 10% बढ़ोगे। एंड पराग, ये अगर किसी को समझ आ गया तो कुन फाया कुन है। यहाँ पे आप ये देखिए कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वाले जो हैं, दे आर क्रिएटिंग अल्फा नॉट बिकॉज ऑफ द यू नो चर्निंग, कि बार बार मैं अपना भाई बहुत ज़्यादा चर्न कर रहा हूँ, या हर बड़े ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट बिग बेट क्या है, उनका अल्फा निकल रहा है कि भैया हमने कम गिरना है, सिंपल सी बात है, थोड़ा सेफ प्ले करना है, हमने डाउन साइड प्रोटेक्ट करनी है। तो ये आपको एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिख रही है, राइट। एंड इतना डेटा भी अभी सफिशिएंट नहीं है डिसाइड करने के लिए कि भैया कौन से फंड में जाए, राइट। अब मन में सवाल आ रहा होगा, नहीं ये तो क्लियर विनर दिख रहा है हमें, देखो जी रोलिंग रिटर्न्स, तो अगर शायद मुझे रोलिंग रिटर्न्स भी यहाँ पे 3 साल 5 साल के निकाल के दिखाने चाहिए थे। एंड आई एम श्योर HDFC बीट कर रहा होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को, रिसेंट जो मार्केट में चीज़ें रही हैं उसके चलते 1 साल 3 साल के रोलिंग रिटर्न देखेंगे आप तब। लेकिन मैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं कम से कम 5 साल के रोलिंग रिटर्न देखता हूँ। उसका लॉजिक मैंने बता दिया, दिस इज द मिनिमम पीरियड आई विल इन्वेस्ट माई फंड्स इन इक्विटी, राइट। सो ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जो निकल के आए हैं, एंड इसके आगे भी हमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए इस फंड को लेके, राइट। सो आपने बीच में जब आप ये मार्केट कैप्चर रेशियो की बात कर रहे थे, तब आपने बोला कि पराग पारिक वाले फॉलो करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग? मतलब मैं HDFC का भी जानना चाहूँगी और इवन पराग पारिक का मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी। और अच्छा क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैं ये बोलना चाह रहा था कि और यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर भी होगा, राइट। सो हमने इसके अंदर एक और पैरामीटर यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है। अगर मैं इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करने की कोशिश करूँ, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, सो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का स्टाइल बिल्कुल क्लियर है जी, वैल्यू इन्वेस्टिंग। कंफर्ट में हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं डिगेंगे। और वैल्यू इन्वेस्टिंग ना कभी कभी लिटरली आपके पेशेंस चेक कर जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। गो एंड स्टडी द स्टॉक ऑफ HDFC बैंक। वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के सारे पैरामीटर पे फिट बैठ रहा है, लेकिन वो रिटर्न्स नहीं दे रहा है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग की यही सबसे बड़ी गड़बड़ है कि वो ना आपको 2-2, 3-3, 4-4 साल ऐसा रख सकती है कि वो कहेगी देखो, मतलब वो गेम ऐसा है कि देखते पहले कौन आग झपकता है, राइट। वो होता है ना कि पहले कौन ब्लिंक करेगा, तो वो वाली गेम खेलती वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके साथ। मैं आपको एक प्राइमर दे देता हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग पे, ऑल्दो आई एम नो वन कि मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बहुत ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर पाऊँ। जो हैं वो यही भाई साहब हैं, मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, उसके बाद वॉरेन बफे, उसके बाद राजीव ठक्कर जैसे लोग, और मुनीश पबराई जैसे लोग, और ली लू का अगर आपने नाम सुना है, ये सब जो है बहुत बड़े बड़े लोग हैं।
जो मुझे समझ आता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट 4 M's। मैंने पहले भी बहुत बार बोला, मैं एक बार और बोल देता हूँ। नंबर 1, मीनिंग ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस बहुत अच्छी तरह समझ आना चाहिए। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसका बिजनेस पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी जूते बनाती है और उसने अपने नाम में टेक लगा लिया तो आपने भी सोचा कि AI स्टॉक है, राइट। आपको उसका बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल होना चाहिए, रेवेन्यू मॉडल बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वन इज मीनिंग ऑफ बिजनेस, अनदर इज मैनेजमेंट, कि आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो, राइट। जो टीम उस बिजनेस को मैनेज कर रही हो बहुत एथिकल हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो। एंड जो तीसरा M आता है वो आता है हमेशा आपके मोट के लिए, MOAT, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छी होनी चाहिए, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए। एंड चौथा जो आता है दैट इज आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और वो एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने अगर एक ग्रेट कंपनी भी बहुत हाई वैल्यू पे खरीदी, वो आपको रिटर्न नहीं देने वाली है, राइट। आप चुपचाप बैठे रहो, फिर वो देखते रहो क्या हो रहा है भाई, राइट। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं। वैल्यू इन्वेस्टर्स जनरली क्या करते हैं, बोरिंग कंपनीज, आउट ऑफ द ट्रेंड कंपनीज, अंदर से वो चारों M सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन अभी उसको लोग पूछ नहीं रहे हैं, ऐसी कंपनीज पे हाथ मारते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 के टाइम पे ITC के एग्जांपल ले लीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सीकैप वालों ने बहुत अच्छी पोजीशन बनाई होगी ITC के अंदर अपनी उस टाइम पे जाके, राइट। क्योंकि उस समय ITC पे मीम्स बना करते थे, वो बोलते बहती हवा सा था वो, उल्टी धारा चीर के बहता था वो, जब सब बढ़ रहे थे ITC पीछे जा रहा था। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि दिस इज द काइंड ऑफ बेट वैल्यू इन्वेस्टर्स गो इनटू, राइट। वो हाइप के पीछे नहीं जा रहे होते। यस, हाइप के पीछे नहीं जा रहे होते। एंड दूसरा जो हमारे पास होता है दैट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग को सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है भाई, चेजिंग स्टॉक्स जिनके अभी पोटेंशियल दिख रहा है हमें कि फ्यूचर में जो है वो बहुत कुछ हो सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं न्यू एज कंपनीज, जिन्हें हम बोल सकते हैं, जो भी आ रही है मार्केट में। बहुत अच्छा उनका फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं आपको, बट आपको लगता है कि नहीं भाई ये फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हैं, तबाही मचा सकती है। सिंपल लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको आप बोल सकते हैं कि भाई ये ग्रोथ स्टॉक्स है। So Parag Parikh FlexiCap वाले, I have never seen them investing in IPOs. I have never seen them investing in new age companies unless and until वो value investing criterias follow रहे हो। तो ये core value investors हैं, die hard वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, लीलू प्रिंसिपल्स वाले फैन मुझे लगते हैं कि भाई हमने कुछ ऐसा करना ही नहीं है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क से बाहर जाता हो, राइट। कोर वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं पराग पारिक फ्लेक्सीकैप वाले जो है वो, ऐसा एटलीस्ट मेरी रीडिंग जो है वो बोलती है। ओके, एंड व्हाट अबाउट HDFC? सो HDFC मुझे लगता है कि जब तक प्रशांत जैन सर थे वहाँ पे, तब तक वो भी बहुत वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्ट्रेरियन अप्रोच फॉलो होती थी वहाँ पे। अब मुझे ऐसा लगता है, अगेन ये मेरी पर्सनल फीलिंग है और हर किसी के भाई जजमेंट अलग हो सकती है। माई जजमेंट सेज नाउ HDFC एज अ ग्रुप हैज स्टार्टेड ब्लेंडिंग वैल्यू एंड ग्रोथ। अब वो प्योर वैल्यू ना रह के वो वैल्यू प्लस ग्रोथ की तरफ जो है वो जाने लग गए हैं, राइट। और उसका इम्पैक्ट भी उनके, आप अगर उनका न्यू कंपनीज इन्वेस्टेड देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट दे आर टेकिंग बेट्स ऑन न्यू एज कंपनीज एज वेल, राइट। सो दिस इज व्हाट आई फील, उनका वैल्यू प्लस ग्रोथ ओरिएंटेड हो गया है, और पराग पारिक वाले कोर वैल्यू ओरिएंटेड जो है वो रह गए हैं आज के डेट में, राइट। इसका एक आप इसी बात का एक और भी सबूत है हमारे पास के वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। कैश कॉल्स अगर आप देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सीकैप की कैश कॉल्स देखेंगे बहुत बड़ी होती है, 25%, 23%, इतना परसेंट वो कैश रख के बैठे हुए हैं। यानी कि आप ये समझिए कि ऑल्दो 1 लाख करोड़ से ऊपर है उनका AUM, मैं 1 लाख करोड़ का एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी कि 25,000 करोड़ उनके पास कैश में पड़े हुए हैं। कैश में मतलब उनके पास फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में पड़े हुए हैं। एंड ये सब चीज़ें आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज उनके पास 25%, 27% के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहता है। तभी आप उनका देखिए कि मार्केट कैप्चर रेशियो डाउन साइड, अगर आप 3 ईयर वाला देखेंगे तो 23 आ रहा है, क्योंकि इन 3 साल में मार्केट जब भी गिरी होगी तो इनको कम चोट पहुंची होगी। क्यों कम चोट पहुंची होगी? क्योंकि इनका इक्विटी में एक्सपोजर ही कम था, राइट। तो वो चीज़ जो है आपको फिर से एक चीज़ इनके बारे में बताती है कि भैया दे आर कोर वैल्यू इन्वेस्टर्स। सो अब आपने काफ़ी सारे पैरामीटर्स बता दिए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। तो अब एज एन इन्वेस्टर अगर मैं जानना चाहूँ कि हमें इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? ओके, ग्रेट। हाँ, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नो वन टू सजेस्ट कि भैया आप इसमें इन्वेस्ट करो या इसमें इन्वेस्ट करो। मेरा ना हमेशा से एक मानना है कि पहले खुद को जानो, पहले खुद को जानो, खुद को पहचानो। आप कौन हैं? क्या आप वैल्यू इन्वेस्टिंग खेमे में अपने आप को फिट पाते हैं, या आप वैल्यू प्लस ग्रोथ खेमे में जाना चाहते हैं, राइट। सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ फंड जो कोर वैल्यू प्रिंसिपल्स फॉलो करता हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करता हो, कम वट में, जो मुंह पे बोल रहा है मैं ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाऊंगा, जो 25% कैश कॉल रख रहा है, जो भाई सिर्फ तभी इन्वेस्ट करता है, तभी अपना पैसा निकाल के किसी कंपनी को देता है जब उसे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो पा रहे हैं, राइट। तो पराग पारिक शुड बी योर चॉइस, पराग पारिक फ्लेक्सीकैप शुड बी योर चॉइस। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम ओके
कि भाई मैं तो थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहता हूँ, आप देख के आए अभी स्कैम 1992 आपके दिमाग में चल रहा है, रिस्क है तो इश्क है, राइट, ये सारे डायलॉग आपके दिमाग में चल रहे हैं। और यू नो आपके गोल्स के हिसाब से, सबसे इंपॉर्टेंट आपके गोल्स के हिसाब से, आपके गोल अचीवमेंट में कितना टाइम फ्रेम बचा हुआ है उसके हिसाब से, उसमें आप कितना वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं उसके हिसाब से, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट देन HDFC शुड बी योर कॉल। तो एट द एंड ऑफ द डे किस में इन्वेस्ट करूं ये आपको खुद समझना है, राइट। ये आपको खुद जानना है कि भैया मेरे लिए कौन सा फंड अच्छा होगा, मेरी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, मेरे गोल्स के हिसाब से, मेरी वोलेटिलिटी एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से, एंड देन यू टेक अ कॉल, राइट। आपके लिए अगर मैं कॉल ले लूँ या कोई और कॉल ले ले, बिलीव मी वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरा फंड 3 साल रिटर्न ना दे, मैं चुपचाप बैठा रह सकता हूँ, मुझे नहीं पता आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, राइट। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि भाई मेरा फंड अगर मान लो मैंने X फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और X फंड जो है वो Y फंड से 2% रिटर्न कम दे रहा है, हो सकता है मेरे गोल्स उसमें अचीव हो रहे हैं और मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, राइट। सो टोटली एक इंडिविजुअल डिसीजन है, राइट। आपको खुद से समझ के, सोच समझ के काम करना चाहिए। आपको मैंने इसके लिए तरीके बताए हैं, या तो आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाएं, मैं फिर से बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एडवाइज़र के पास जाएं। कई डिस्ट्रीब्यूटर अपने आपको एडवाइज़र बताते हैं, विच इज़ रॉन्ग। A B आप लोग जो है या फिर सीख सकते हैं खुद, और सीखने के लिए आप लोग हमारे पास भी आ सकते हैं। हमारी जो अकेडमी है उसमें आप लोग अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, और बहुत कुछ वहाँ पे हम लोग करते हैं, अभी लाइव सेशंस वगैरह भी हम लोग करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, राइट। सो दैट्स इट वृंदा, आई थिंक हमने डिस्कशन कर दिया है, जो डेटा है वो आप लोगों के सामने है, राइट। एंड जो मेरे थॉट्स थे वो मैंने अपने आपके सामने रख दिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो ये 2-3% का जो आपको एवरेज रोलिंग रिटर्न में फ़र्क दिख रहा है, इससे आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क दिखेगा ये 20 साल में। आप बोलोगे नहीं जी करोड़ों हो गए जी, ये तो 3% से तो करोड़ों का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जब आप इसे अपने गोल्स में डालोगे, गोल्स फिट करोगे, तो आपको देखना है आपके गोल्स में क्या चीज़ फिट होती है, आपके नेचर के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से क्या चीज़ फिट होती है, एंड यू शुड गो फॉर दैट थिंग ओनली, राइट। चलिए जी, आज की बातें इतनी। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक बार फिर से आई थैंक ग्रो फॉर इंक्लूडिंग अस इन देयर नेटवर्क, एंड बिकॉज ऑफ ग्रो इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग आपके पास नॉलेजेबल वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट।